हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2022-23 का। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, क्लास 11 फिजिक्स और यहाँ पर है पूर्णांक 40, यानी कि 40 नंबर का कुल यहाँ पर क्वेश्चन है, सेट 1 है और ये 2022-23 का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सामान्य निर्देश कह दिए गए कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, मतलब सभी को उत्तर देना है। और कुल प्रश्न जो है यहाँ पर 40 है और प्रत्येक के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और गलत कीजिएगा तो कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा और न कोई अंक आप लोग को मिलेगा। तो चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हैं, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। एन इंडियन साइंटिस्ट हु ओन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर सीवी रमन। इसका जो राइट आंसर है वो सर सीवी रमन है, लेकिन जो यहाँ पर आंसर की दिया गया है इसमें उसमें आप लोग को ऑप्शन बी बताया गया जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, सर सीवी रमन। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा का देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके अलावा MKS, CGS, SI ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो है इकाई प्रणाली है, इसमें हम लोग किसी भी इकाई को मापते हैं। लेकिन डेसिबल ये कोई इकाई प्रणाली नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इन SI सिस्टम इज द फंडामेंटल यूनिट आर। SI प्रणाली में मौलिक इकाइयां हैं। तो SI प्रणाली में हम लोगों ने पढ़ा है 7 मौलिक इकाइयां होती है, जो कि यहाँ पर मीटर यानी कि लंबाई हो गया, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, सेकेंड यानी कि समय, एम्पीयर यानी कि विद्युत धारा, केल्विन यानी कि तापमान, मोल यानी कि पदार्थ की मात्रा, ज्योति और सॉरी यहाँ पर कैंडेला यानी कि ज्योति तीव्रता। तो यही हमारा 7 मौलिक इकाइयां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन ये उसका मात्रक के रूप में दिया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक वाहन आधी दूरी V1 की चाल से और आधी दूरी V2 से तय करता है तो इसकी औसत चाल क्या है। तो इसे आप लोग को सोल्व करना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर कॉपी पर सोल्व करके दिखाता हूँ किस प्रकार से है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को फिगर के रूप में समझाया है। मान लीजिए कुल दूरी है A से B तक, A से B तक कुल दूरी तय करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आधी दूरी V1 चाल से तय करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक V1 मैंने मान लिया है और यहाँ से यहाँ तक V2 मान लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख करके दिखाया है। और जो कुल दूरी है वो है X, और V1 दूरी तय करने में T1 समय लेता है और V2 सॉरी यहाँ पर x/2 यानी कि आधी दूरी तय करने में T1 समय लेता है और आधी दूरी तय करने में T2 समय लगता है, क्योंकि अलग अलग टाइम ही लेगा, क्योंकि यहाँ पर वेग ही अलग अलग है इसलिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी अभी हम लोगों ने माना है x, तो x और कुल समय तो T1 प्लस T2। अब समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से T1 और T2 को मान निकाल लेंगे, क्योंकि आधी दूरी T1 समय में दूरी तय कर रहा है और आधी दूरी T2 समय में तय कर रहा है, इसलिए x/2 और चाल कितना है, पहले में है V1 T1 समय के लिए, तो ये आ गया T1 समय के लिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर T1 समय आ गया। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा T2 समय आ गया। अब समय निकल गया तो फिर से अब यहाँ पर हम लोग समय का मान रख देंगे, यानी कि T1 और T2 को मान रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं x बट्टे में x/2 V1 प्लस x/2 V2। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉमन ले लिया है x/2, दोनों में कॉमन आ रहा है। x/2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, x/2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1/V1 और यहाँ पर बचा 1/V2। और इसे जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर x काट दिया है मैंने, तो ऊपर बचा 2, ये जो ऊपर है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2। और इसे जब आप लोग जोड़िएगा तो ये हो जाएगा V2 प्लस V1/V1 V2। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2V1 V2 बटे V2 प्लस V1। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर वाला, क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along with the डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया क्षणिक वेग, क्षणिक चाल, औसत वेग और औसत चाल। चाल तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि हमसे यहाँ पर दिशा पूछ दिया है, इसलिए चाल तो होगा नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी ये तो होगा नहीं। अब बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बचा अब हमारे पास ए और सी। अब क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये क्षणिक वेग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि हमें हर समय देखना है इसलिए क्षणिक वेग होगा, औसत वेग नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा ए। इसके बाद आगे बढ़ते 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा इसे आप लोग स्पेशल पॉइंट में याद किए होंगे, डायरेक्टली भी ये जो होता है ये होता है u²/g, जो कि थीटा का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू होता है 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आर मैक्स इज इक्वल टू u²/g व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये कैसे हुआ इसका लॉजिक समझिए। आप लोगों को प्रक्षेप्य की समीकरण याद होगी। प्रक्षेप्य का जो समीकरण होता है वो होता है u² sin 2θ/g, ये होता है समीकरण प्रक्षेप्य का। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर थीटा का मान रखते हैं 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। अगर थीटा का मान यहाँ पर रखते हैं 45 डिग्री तो ये हो जाएगा sin 90, यहाँ पर sin 90 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर g। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि u²/g आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि की अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग है, यानी कि अ बॉडी ट्रेवल अलोंग द circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second, then its angular velocity is। तो इसका हमें निकालना है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है, चलिए मैं आप लोग यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, और जो कोणीय वेग होता है वो होता है हमारा ओमेगा। तो ओमेगा का मान हमें चाहिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन आर। अब v का मान दे रखा था हमें 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 6 रख दिए, और r, तो r यहाँ पर हम लोग को 2 मीटर दे रखा है, तो इसे जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 3 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो ये एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अ स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, हाउ मैनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द क्वेश्चन। यहाँ पर हिंदी में देखते हैं कि एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो समीकरणों में कितनी सदिश राशियाँ हैं निहित है, मतलब कि यहाँ पर जो समीकरण दिए गए हैं इसमें कितनी सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तो यहाँ पर हो गया आप लोग का बल और एक हो गया यहाँ पर वेग, यानी कि 2 सदिश राशि हैं। अब आप लोगों के यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि त्वरण भी तो एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है तो बल इसी से तो बन रहा है, द्रव्यमान गुने त्वरण का गुना करके ही तो बल बन रहा है, इसलिए इसे एक ही मानेंगे, बल को सिर्फ एक ही मानेंगे। और यहाँ पर वेग भी यहाँ पर विस्थापन हमारा सदिश राशि है, लेकिन विस्थापन बटे समय हमारा वेग बन रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ बल और वेग को ही हम लोग काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 सदिश राशियाँ हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है
कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है। ऐसे करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं? तो इसमें हम लोग न्यूटन की गति का पहला नियम का लाभ उठा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि गोली चलने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं क्या दिया गया है कि वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग है। गोली का जो रेखीय संवेग है वो अधिक होता है, इसलिए हम लोग पीछे जब गोली चलाते हैं तो हम लोग को पीछे हटने का अनुभव होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg इज इट वेट इज, मतलब कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg दिया है तो इसका भार निकालना है। तो पिंड का द्रव्यमान हमें दे रखा है और इसका भार निकालना, तो वेट इज इक्वल टू क्या आता है, W बराबर होता है mg। m का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और g का मान होता है 9.8। इसे जब आप लोग गुना कीजिएगा तो ये आप लोग आ जाएगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 19, यानी कि 19.6 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक भार का मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समझा जा सकता है। तो ये किसे समझा जा सकता है, तो न्यूटन के पहले नियम द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम, यानी कि कणों के बीच टकराव में संयुक्त संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। तो ये न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से, क्यों, क्योंकि न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है वो हमारा बल का परिभाषा देता है ए बराबर एम ए, और न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए यहाँ पर जो 14 है, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल एफ, यहाँ पर डैश दिया गया है, के समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान, ये पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। कैसे, चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। अब ये पिंड का द्रव्यमान का समानुपाती कैसे होता है यहाँ पर समझिए। जैसे ये एक समतल सतह है और इस पर मान लेते हैं कि कोई एक पिंड है और इसे इधर सतह का समांतर ले जाने के लिए ढकेला जा रहा है, जो कि जिसे कि हमने P मान लिया, तो घर्षण बल इधर लगेगा और नीचे जो लगता है ये हमेशा लगता है mg, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और ऊपर इसका लगेगा रिएक्शन फोर्स, जिससे कि ये संतुलन में बने रहता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू होता है म्यू आर, जो कि घर्षण का प्रथम नियम है, F इज इक्वल टू म्यू आर, और जो म्यू है ये हमारा mg के बराबर हो जाता है, mg इंटू आर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि F डायरेक्टली m के समानुपाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर वाला क्या है कि किसी भी तरह की टक्कर में, यानी कि इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन क्या होता है, रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है या फिर गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है या फिर ए और बी दोनों। तो किसी भी प्रकार का टक्कर जनरली प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दो तरह के टक्कर होते हैं। तो कोई भी टक्कर हो प्रत्यास्थ या फिर अप्रत्यास्थ, उसमें रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, और हाइट, यानी कि स्थित ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने यहाँ पर एक स्थान है गुने ऊंचाई। तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान हो गया और ये ऊंचाई हो गया, और ये क्या है, ये हमारा अगुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये कार्य का बराबर होता है। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ खींचा
क्या है कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत, बल और विस्थापन यानी कि F और विस्थापन x, तो इसके बीच अगर कोई भी ग्राफ हम खींचते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो इसका क्षेत्रफल F इंटू एक्स आ जाएगा। और एफ एक्स किसके बराबर होता है, W बराबर एफ एक्स ही तो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कार्य। आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि टॉर्क, यहाँ पर देख सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है। तो ये जो होता है ये होता है बल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बल का घूर्णी अनुरूप ही बलाघूर्ण कहलाता है, यानी कि टॉर्क कहलाता है। टॉर्क को हिंदी में बलाघूर्ण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है। Which physical quantity is represented by the product of moment of inertia and the angular acceleration। तो क्या क्या दिया है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। और कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। अब दोनों का गुणनफल दे रखा है, द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो I इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, I इंटू अल्फा बराबर होता है यहाँ पर I इंटू अल्फा बराबर होता है टाउ, टाउ जिसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा। क्या दे रखा है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र, मान लेते हैं ये कोई पिंड है और इसका ये द्रव्यमान केंद्र है, और क्या दे रखा है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए अपने एक अक्ष पर घूम रहा है, यानी कि इस प्रकार से घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा। तो ये आप लोग को राइट हैंड थंब रूल से निकालना होगा, यानी कि दक्षिण हस्त नियम से। तो जब इसे आप लोग दक्षिण हस्त नियम से निकालिएगा तो ये आएगा घूर्णी की धुरी की दिशा में आएगा। इसे आप लोग राइट हैंड थंब रूल से करके देख सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, नहीं तो करके दिखा देता। ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, नहीं तो नीचे की तरफ आएगा। और इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि ये इस प्रकार से घूम रहा है इसलिए ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसी ग्रह की सतह पर पिंड की प्लायन गति निर्भर नहीं करती, मतलब कि किसी ग्रह की सतह पर पिंड की प्लायन गति निर्भर नहीं करती। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती। एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो हम लोग जानते हैं जो फार्मूला होता है वो होता है रूट इंटू 2gm/r, 2gm/r। और यहाँ पर जो ये m है ये होता है हमारा ग्रह का द्रव्यमान यानी कि प्लैनेट का द्रव्यमान, और g होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और r यहाँ पर होता है ग्रह का त्रिज्या। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ग्रह का द्रव्यमान तो इस पर तो डिपेंड करता है, ग्रह की त्रिज्या इस पर भी डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन पिंड का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m इस पर निर्भर नहीं करता किसी भी पिंड का प्लायन गति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर न्यूनतम होता है, ध्रुव और भूमध्य रेखा दोनों पर समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्रुव पर अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड का प्लायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि इसका सूत्र क्या होता है, रूट इंटू होता है 2gm/r। तो यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान तो निर्भर नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, m के पावर 0, क्योंकि m के पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर काम करता है, मतलब निम्न में से किसके आधार पर कार्य करता है। तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड फाइनली ईट, यानी कि कोई पिंड किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंत में यह क्या होगा,
एक निरंतर वेग के साथ गिरेगा। यहाँ पर ये निरंतर नहीं बल्कि नियत होगा, नियत यानी कि एक नियत वेग के साथ गिरेगा, और जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा वेग, सीमांत वेग बोलते हैं, जिसे हम लोग सीमांत वेग बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि संयान बल निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर, वेग ढाल पर, तरल की प्रकृति पर, क्षेत्र पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेग पर, क्योंकि वेग ढाल जिसे कि हम लोग बोलते हैं वेग प्रणवता उस पर निर्भर करता है, तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, लेकिन वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जिस वेग तक किसी द्रव का प्रभाव धारा रेखीय रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है कहलाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा वेग, उसे बोलते हैं क्रांतिक वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक स्टील के तार पर 2 किलोग्राम भार लादा जाता है, तब तार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग ये करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल होता है एफ बाई ए यानी कि एफ अपॉन ए, और विकृति होता है डेल एल बाई एल। तो ये हो जाएगा एफ बाई ए, यानी कि ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर जो कि क्षेत्रफल है, और यहाँ पर ये एल ऊपर चला जाएगा यानी कि एल इंटू एल बाई डेल एल आ जाएगा। अब क्योंकि हमको चाहिए डेल एल का मान, तो डेल एल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, और हम लोग डेल एल डैश यानी कि जो परिवर्तन हुआ है उसे अब निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो एफ बाई पाई और यहाँ पर आर को हम लोगों ने दुगना कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दुगना करने पर, तो आर को दुगना कर दिया यानी कि 2r कर दिया, तो 2r का स्क्वायर इंटू एल बाई वाई, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब इस समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 4 बचेगा। तो ये डेल एल डैश बाई डेल एल बराबर हो जाएगा 1/4, यानी कि डेल एल का मान कितना आ जाएगा, 1/4 यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है, सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका। तो ये होता है खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया, ये कुछ इस प्रकार का होता है, और यहाँ पर एक छिद्र होता है जिससे कि ये अंदर जाता है, और यहाँ पर ये ब्लैक किया होता है, और ये जो होता है ये ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते होते 31 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है। तो ये आप लोगों को डायरेक्टली याद होगा, ये होता है 3/2 RT, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्टली आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति की विशेषता नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देख सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक में पढ़ा है PV बराबर होता है NRT। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है, P है, V है और T है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ पर आयतन, दाब और तापमान, इस पर तो ये तो थर्मोडायनेमिक्स में मतलब इस पर विशेषता निर्भर करती है, लेकिन कार्य इस पर कोई भी निर्भर नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रभावित नहीं हो सकती, यह एक कथन है जिसके परिणाम स्वरूप। अब यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है देख लीजिए, मान लीजिए कोई 40 डिग्री का कोई भी 40 डिग्री टेम्परेचर का कोई वस्तु है, तो ये 100 डिग्री वाले टेम्परेचर में अपने आप नहीं जाएगा, क्यों, और इसके परिणाम स्वरूप क्या है, तो ये है यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा उष्मागतिकी का सेकेंड लॉ, यानी कि दूसरा का नियम, उष्मागतिकी का दूसरा का नियम, यही होता है उष्मागतिकी के दूसरा का नियम। इसके बाद देख लीजिए तो 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक इंजन की दक्षता 1/6 है, जब सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दुगनी हो जाती है, स्रोत का तापमान है, स्रोत का तापमान निकालना। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं।
चूँकि हम लोग जानते हैं ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 बाई T1, और T2 क्या होता है, ये सिंक का तापमान होता है, और T1 जो होता है ये स्रोत का तापमान होता है। और हमें ईटा का मान दे रखा है, दक्षता दे रखा है 1/6, तो 1/6 रख देंगे और 1 माइनस T2 बाई T1। अब आगे क्या करना है, अब हमको इस 1/6 को ले जाते हैं इस साइड, 1/6 को इस साइड, और T1 बाई T2 को इधर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा, जब इसे आप लोग हटाइएगा तो ये हो जाएगा 5/6। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 बाई T1, यानी कि जब 62 डिग्री तापमान को कम कर दिया जाता है, ये तब का है। तो यहाँ पर जो दक्षता है वो भी दोगुना हो जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर दक्षता को भी दोगुना कर दिया, यानी कि 2/6 हम लोगों ने कर दिया है, और ये 2/6 यानी कि 2/6 बराबर 1 माइनस T2 माइनस 62/T1। और जब इसे इस साइड ले जाएंगे, 2/6 को इधर ले जाएंगे और T2 माइनस 62/T1 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसके बाद इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4/6, और ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं T2 बाई T1 माइनस 62/T1, अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब हमें T2 बाई T1 का वैल्यू पता है समीकरण 1 से, जो कि 5/6 आया था, तो यहाँ पर रख देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, T1 निकालना है, तो इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे, और इसके बाद आगे यहाँ पर इसे जब घटाएगा तो 1/6 हो जाएगा। अब चूंकि हमको T1 का मान चाहिए, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो गुना करने पर आ जाएगा 772 केल्विन। अब यहाँ पर ये केल्विन में आएगा, तो हम लोग को यहाँ पर चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो इसे 273 में से घटा देंगे, तो 273 में से घटाने के बाद आ जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 99 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं तो 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर, जो परम शून्य ताप है इस पर क्या होता है, पानी जम जाता है, द्रव हीलियम जम जाता है, या फिर आणविक गति रुक जाती है, या फिर द्रव हाइड्रोजन जम जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आणविक गति रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गैसों में ध्वनि तरंग होती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये केवल अनुदैर्ध्य होती है। गैस में जो ध्वनि तरंग होती है वो केवल अनुदैर्ध्य होती है, और प्रकाश की बात करें तो उसमें अनुप्रास होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई सुरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति है, यानी कि आवृत्ति हम लोग को निकालना है, म्यू निकालना है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कोई जो तरंग है 2.5 सेकंड में 20 बार कंपन करता है। एक्चुअली आवृत्ति होता क्या है, एक सेकंड में कंपनों की संख्या ही होती है, तो एक सेकंड में कितने कंपन कर रहा है निकाल लेंगे तो हमें आवृत्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है 2.5 सेकंड में ये 20 बार कंपन करता है, तो एक सेकंड में कितनी बार कंपन करेगा, तो इसे 2.5 से भाग लगा देंगे, 2.5 से भाग लगाएंगे तो ये 8 बार में कटेगा, यानी कि 8 आ जाएगा इसका आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, यानी कि 8 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति होगी। अब यहाँ पर ही आवृत्ति ही पूछा है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी ही पूछा है, और यहाँ हमें क्या दे रखा है कि 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है, तो एक सेकंड में कितनी बार दोलन करता है निकाल लेंगे तो वही हमारी आवृत्ति होगी। एक मिनट में चूंकि होते हैं 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में ये 78 बार दोलन करता है, तो एक सेकंड में कितनी बार करेगा, तो एक सेकंड के यहाँ निकालेंगे, एक सेकंड तो 78 बटे में ये हो जाएगा 60, तो इसे जब काटिएगा तो ये आ जाएगा 6 एकम 6, और यहाँ पर 6 3 18, यानी कि 1.3 आ जाएगा, यानी कि 1.3 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन सा यहाँ पर आवश्यक नहीं है, क्या वो गुरुत्वाकर्षण है, या फिर यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है, पूर्ण स्थापन बल है, या फिर जड़ता है, या फिर सामग्री माध्य है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। आगे बढ़ते हैं तो 40 नंबर वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि SHM क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, ये किसके प्रत्यानयन पर कैसे कार्य करता है, विस्थापन के
विस्थापन के सीधे अनुपातिक या फिर विस्थापन के विपरीत अनुपातिक या फिर विस्थापन के समान दिशा में निर्देशित या फिर विस्थापन से स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन के सीधे अनुपातिक यानी कि विस्थापन के समानुपातिक। अगर कोई भी एसएचएम कर रहा है तो उस कण को हम लोग जितना खींचेंगे उतना ही इधर प्रत्यारोहण बल लगेगा, मतलब कि जितना ज़्यादा विस्थापन होगा उतना ही ज़्यादा प्रत्यारोहण बल लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का 40 का। और इस प्रकार से हम लोगों ने फिजिक्स के यहाँ पर मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले मैंने मैथ का कंप्लीट करा दिया है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।